हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखेंगे कि रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रिएक्ट के थ्रू बनाते हैं तो कौन कौन से फोल्डर आते हैं आपके पास, कौन कौन सी फाइल्स आती है, उन सारी चीजों को आज हम क्लियर करेंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे, कहां पे आपकी CSS की फाइल होती है, कहां पे आपको बनानी है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSCryptech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, API बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। देखिए, लास्ट हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, फर्स्ट वेब। एक और प्रोजेक्ट आपके सामने मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं CMD ओपन कर रहा हूं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूं, ब्लैक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब देखिए, यहां पे आपको पता है कि एक कमांड क्या है, npx create react ऐप। अब आपके मन में आएगा कि सर प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है। भैया, आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को याद हो जाए कि कमांड होती है ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। वैसे बने हुए प्रोजेक्ट में भी हम देख सकते थे, मगर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। यहां लिखा है फर्स्ट रिएक्ट ऐप, इसका नाम रखा है मैंने। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपको पता है, क्योंकि हम npx के थ्रू कर रहे हैं। npx डायरेक्ट मेरे फोल्डर में लाके रख देगा। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप लोगों को इसको रन करना है। रन करने का तरीका आप लोगों को बताया था, CD फोल्डर में पहुंचना है, फिर npm स्टार्ट करके इसको रन करना है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को रुकना है। देखिए, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है आपके सामने। यहाँ पे CD करके आप उस फोल्डर में जाएंगे। हमारे फोल्डर का नाम क्या था, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे फर्स्ट रिएक्ट ऐप, आपका फोल्डर आ जाएगा। CLS करके क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन खाली हो जाएगी क्योंकि हम फोल्डर में आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोड डॉट कर दीजिए। कोड डॉट करके आप कहां पहुंच जाएंगे, VS कोड में। आपको बताया गया था कि आपको डायरेक्ट VS कोड में ओपन करना है, तो फोल्डर में जाके आपको कोड डॉट करना, VS कोड में ये डायरेक्टरी खुल जाएगी। पूरी आपकी डायरेक्टरी VS कोड में खुल चुकी है। एक बार मैं इस प्रोजेक्ट को भी यहां से क्या करता हूं, रन करता हूं, npm स्टार्ट करके मैं रन करता हूं। मेरा प्रोजेक्ट अब क्या होगा, रन हो जाएगा। अब देखिए, रन होते ही ब्राउजर में आउटपुट आएगा। एक डिफॉल्ट पोर्ट 3000 आपको मिल जाता है, लोकल होस्ट 3000 पे आपका प्रोजेक्ट चल जाता है। यहां पे अभी मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और आपके सामने दिखने लग जाएगा। अब बात करते हैं फोल्डर में जाने की। एक्चुअली फोल्डर में हमें पहुंचना है। फोल्डर में कौन कौन सी फाइल काम की होती है, कहां पे आपको वर्क करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक फोल्डर है जो अभी हमने बनाया था, फर्स्ट रिएक्ट ऐप, मतलब एक प्रोजेक्ट है मान लीजिए। अब यहीं से कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं, एक एक करके आपको चीजें समझनी है। देखिए, सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे यहां पे दो फाइल्स है, एक पैकेज.json और पैकेज log.json, दो ये फाइल है। अब पैकेज.json फाइल क्या करती है, पैकेज.json फाइल के अंदर जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं, जितनी भी आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं, उन सबकी डिपेंडेंसी इसके अंदर पहुंच जाती है। मतलब लाइब्रेरीज के लिस्ट आपके पास पैकेज.json में पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरी है या कौन कौन से पैकेज जो है आपने इंस्टॉल किया है। तो पैकेज.json का होना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो पैकेज.json आपके सारी डिपेंडेंसी को लेके चलता है। अब डिपेंडेंसी का मतलब कौन कौन से पैकेज आपने अलग से इंस्टॉल किया है, क्या क्या चीजें आपने इसके अंदर अलग से इंस्टॉल किया, क्या क्या वर्जन था, वो सारी चीजें लेके चलेगा। जैसे मैं VS कोड में इसको ओपन करके दिखाता हूं। यहां जाते हैं, पैकेज.json ले लेते हैं। अब देखिए, रिएक्ट इंस्टॉल्ड हुआ है, रिएक्ट डोम इंस्टॉल्ड हुआ है, रिएक्ट स्क्रिप्ट हुआ है, वेब वर्टल इंस्टॉल्ड हुआ है, ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड हुई हैं। अब ये डिपेंडेंसी यहां पे बता रहे कि ये सारी चीजें हमारे पास इंस्टॉल्ड हुई है। मगर एक चीज और है, यहां पे स्क्रिप्ट के अंदर कुछ कमांड भी बता रहा है, स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट, इंजेक्ट, ये जो हमने देखा था, ये प्रोजेक्ट को रन करने वाली कमांड भी इसके अंदर लिखी है। तो पैकेज.json बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, वैसे सारे पैकेज की डिपेंडेंसी को लेके चलता है। अब आप कहेंगे सर पैकेज की डिपेंडेंसी, पैकेज क्या? जैसे अगर हमने कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया या कोई भी हमने आगे चल के, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, फॉन्ट ऑसम हो गया, वो सारे पैकेज के थ्रू इंस्टॉल होंगे। जितने भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सारे लिस्ट आपको पैकेज.json में मिल जाएंगे।
अब जब वो इंस्टॉल करते हैं तो लिस्ट यहां मिलते हैं, मगर उनके जो भी फोल्डर होते हैं वो कहां बनते हैं, वो फोल्डर बनते हैं आपके नोड मॉड्यूल के अंदर। तो नोड मॉड्यूल सारे पैकेज के फोल्डर को लेके चलता है, तो नोड मॉड्यूल फोल्डर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रिएक्ट इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर में पड़ी है, यहीं से कॉल हो रही है। तो नोड मॉड्यूल क्या करता है, सारे पैकेज को अपने अंदर बैठा के रखता है, सारे पैकेज को बुला के रखता है, यहां से सारे पैकेज आपके पास कॉल होते हैं। तो पैकेज और जेसन क्यों समझाया मैंने पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करती है, जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, जो भी पैकेज है, उन सबके वर्जन को मैनेज करेगी, उन सबके डिस्क्रिप्शन को मैनेज करेगी। मान लीजिए ये दोनों फाइल का होना जरूरी है। पैकेज डॉट जेसन सारी डिपेंडेंसीज को अपने अंदर रख रही है कि ये डिपेंडेंसी है, ये पैकेज आपने इंस्टॉल किया है। उन डिपेंडेंसी के बारे में अगर आपको जानना है तो पैकेज लॉग डॉट जेसन में जाके उनके बारे में समझ सकते हैं। एक एक डिपेंडेंसी की ये डिटेल बता देगा। देखो कि ये वर्ड रैप करके एक डिपेंडेंसी है, वर्ड रैप करके आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया है, नोड मॉड्यूल के अंदर है, क्या वर्जन है, कहां से आया है, कौन सा नोड वर्जन इसके लिए जरूरी है, सारी चीजें बताएगा। एक एक पैकेज के बारे में फुल डिटेल बता देगा ये। तो पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करता है, आपकी डिपेंडेंसी की डिटेल्ड को मैनेज करता है। तो इन दोनों फाइल का होना जरूरी है। इसके अंदर मैंने ये डिपेंडेंसी बता दिया, स्क्रिप्ट बता दिया, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो वो डिफॉल्ट में करके रखता है, प्रोडक्शन में क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको आगे और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रोडक्शन पे बिल्ड बनाएंगे, जब हम डेवलपमेंट पे थोड़ा और काम करेंगे, थोड़ा सा आपको ब्राउजर लिस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट ये आगे क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि पैकेज डॉट जेसन का मेन काम है आपके सारे डिपेंडेंसी या सारे पैकेज को मैनेज करना। तो ये दोनों फाइल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं यहां पे, देखिए और जो थोड़ा सा हमें और देखना है, मतलब आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल होगा तो नोड मॉड्यूल में जाएगा और उस पैकेज का नाम पैकेज डॉट जेसन में चला जाएगा। अब बात करते हैं, यहां पे एक फाइल है readme.md। ये क्या करता है, जो ये गिट नाम का एक फोल्डर बना है, तो गिट के फोल्डर के बाद अगर आप गिटअप पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हो तो ये जो readme.md है, ये आपके प्रोजेक्ट से कुछ डिटेल मांगेगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसके लिए क्या क्या नोड का वर्जन चाहिए, क्या आपकी कमांड है जिससे प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो readme.md में आपके प्रोजेक्ट की डिटेल लिख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्किंग का फ्लो है, कौन कौन सी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, थोड़ा डिटेल्ड आप readme.md में लिख सकते हो। जैसे मैं इसको यहां पे खोल के दिखा देता हूं, यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। देखो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद npm स्टार्ट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें डिटेल वो खुद लिख के देता है, कुछ डिटेल आप खुद भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो readme.md तब काम आता है जब आप गिटअप पे प्रोजेक्ट अपलोड करते हो और सामने वाले यूजर को पता चल जाए कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्या क्या उसके स्टार्ट पॉइंट है, थोड़े से पॉइंटर्स आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे गिट। तो आपको पता है गिटअप पे डेटा अपलोड करने का काम करेगा या बिट बकेट पे डेटा अपलोड करने का काम करेगा। ये सारी फाइल्स क्लियर हो गई। गिट इग्नोर, कुछ फाइल्स को अगर इग्नोर करना है, गिट पे नहीं भेजना है, तो गिट इग्नोर के अंदर हम उस फाइल का नाम दे देंगे, तो वो इग्नोर उसको रोक देगा कि वो फाइल गिटअप पे ना जाए या बिट बकेट पे ना जाए। अब देखिए यहां पे जो मेन फोल्डर है वो दो हैं, एक पब्लिक है एक एसआरसी। इन दो मेन फोल्डर का ही क्या है, कमाल है। इन दो मेन फोल्डर को आपको समझना है। देखो पहले आपको समझना है पब्लिक। पब्लिक के अंदर कुछ फाइल्स हैं, आपको दिख रही होंगी। कुछ फाइल्स क्या क्या है, एक तो index.html है, ठीक है, एक manifest.json है, ये ठीक है। अब जो आप manifest.json PWA ऐप बनाने का काम करेगा, इसको हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे जब PWA ऐप बनाएंगे। पहले आप देखिए index.html। देखिए एक्चुअल में जो रिएक्ट सबसे पहली फाइल जो रन करता है पूरे प्रोजेक्ट में, वो index.html को रन करता है। index.html सबसे पहले रन होता है। अब ये काम करता है, रिएक्ट काम करता है वर्चुअल डोम पे। अब वर्चुअल डोम थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, वर्चुअल डोम और एक्चुअल डोम जो दिख रहा है, वर्चुअल डोम जो कॉपी होता है एक्चुअल डोम का, उसको हम वर्चुअल डोम बोलते हैं। अब देखो index.html में हम जाते हैं, यहां पे index.html में हम जाएंगे, कहां है आप देखिएगा, पब्लिक के अंदर index.html। तो index.html में कुछ नहीं पड़ा, एक डिव पड़ी है। अगर आप नीचे देखोगे उस डिव को एक आईडी दी गई है रूट। ये रूट आईडी पे आपका डेटा पूरा का पूरा आके एंटर कर जाता है। डेटा कहां से आता है, वो कंपोनेंट के थ्रू आता है। कंपोनेंट कहां बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इस फाइल में आपको कुछ छेड़ना नहीं है, इस फाइल में आपको कुछ काम नहीं करना, बस आपको यह समझना है कि index.html फाइल सबसे पहले ब्राउजर पर रन होती है और इसके अंदर जो आईडी रूट दी गई है, यही आईडी पे डेटा आपका आके दिखता है। वो कहां से आके दिखता है उसको हम देखेंगे। अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर फैब आइकन है, फैब आइकन ऊपर की साइड जो छोटा सा आइकन दिखता है, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, लोगो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, robo.txt इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एसयू के पर्पस के लिए यूज करें तो robo.txt को देख सकते हैं। मगर मेन जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो है index.html। इसको डिलीट मत करिएगा क्योंकि इस रूट आईडी पे ही अपना डेटा क्या होता है, कॉल होता है। अब बात करते हैं
किस पे डेटा कहां से आता है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है एसआरसी फोल्डर। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो एसआरसी है। एसआरसी के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई है, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। देखिए जो भी जेएस की फाइल है, जैसे app.js पड़ा हुआ है, अगर देखोगे index.js पड़ा हुआ है, तो यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि एसआरसी आपके सारे कंपोनेंट्स को लेके काम करता है। जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे वो एसआरसी में बनेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर रूट पे डेटा कहां से गया, रूट पे डेटा हमने कहां से पहुंचाया। तो एक्चुअल में रूट को कॉल करता है यहां पे index.js। index.js फाइल जो होती है वो रूट तक अपना डेटा पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है आप देखिएगा। यहां पे मैं एसआरसी में जाके index.js को यहां पे देखता हूं, index.js को देखूंगा तो आपकी आईडी यहां पे सेलेक्ट की गई है। देखिए document.getElementById क्या आईडी है, रूट। रूट और रिएक्ट डोम के थ्रू क्रिएट डोम को पकड़ के, क्रिएट डोम उसका फंक्शन है, यहां पे एक वेरिएबल में लिया गया है और इस वेरिएबल में रूट डॉट रेंडर करके अपना पूरा डेटा दिखा दिया गया है। और यहां पे जो आईडी है, ये आईडी वही है जो आपके इंडेक्स के अंदर एचटीएमएल में पड़ी हुई थी, आईडी रूट, उसी पे डेटा पहुंचाने का काम ये कर रहा है। अब यहां पे ये देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पे दिखेंगी कि इंपोर्ट रिएक्ट है, इंपोर्ट रिएक्ट डोम है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ये हमने पैकेज को यहां पे क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है और पैकेज को इंपोर्ट करके यूज कर रखा है। क्योंकि हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझा था कि हम कोई अपना मॉड्यूल बना के क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो सारे बने हुए मॉड्यूल हैं, यहां पे इंपोर्ट करके यूज किए हुए हैं, क्योंकि बिना इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट चलने वाला नहीं है। तो ये जो है ये मेन है। मेन कौन सी, एक तो index.html, और index.html पे डेटा कौन पहुंचा रहा है, एसआरसी के अंदर index.js उसके ऊपर डेटा पहुंच रहा है। अब यहां पे जो सिंटेक्स है अगर देखेंगे, यहां पे एक ऐप नाम से कुछ बना हुआ है, ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट बनता कैसे, वो तो आगे का पार्ट है, मगर ऐप नाम का कंपोनेंट इसके अंदर सबसे पहले कॉल होता है। ऐप नाम का कंपोनेंट, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे इंपोर्ट जो लिखा है ना .index.css, तो सीएसएस को इंपोर्ट करने का तरीका ये है। इंपोर्ट करने का भी प्रोसेस, हम अपनी सीएसएस कैसे बनाएंगे उसको भी हम आगे क्लियर करने वाले हैं। अब देखो पहले आप यहां पे समझो कि ऐप नाम का एक कंपोनेंट है, ऐप नाम का कंपोनेंट भी इसमें बना हुआ है। तो app.js में जाके देखेंगे तो यही जो कोड है, ये कोड कहां जा रहा है, इंडेक्स पे, और इंडेक्स से कोड कहां जा रहा है, index.html पे। अगर मैं app.js में जाके यहां पे कुछ भी चीजें करता हूं, जैसे मैं ये पूरा हेडर हटा के h1 टैग में लिख देता हूं वेलकम टू WS, तो आपके सामने h1 टैग में वेलकम टू WS आपके ब्राउजर पे लिखा हुआ आ जाएगा। मैं ब्राउजर पे इसका आउटपुट देख लेता हूं, आ गया है। तो इसका मतलब है ऐप का डेटा जो है, ऐप का डेटा, ये जो ऐप कंपोनेंट का डेटा है, ऐप कंपोनेंट का डेटा कहां पहुंच गया, इंडेक्स के पास, ये कॉल हो रहा है। और इंडेक्स कहां पहुंच गया, index.html के पास, जो हमारा पब्लिक के अंदर बना है index.html, यहां पहुंच गया। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको यह समझना है, पैकेज.json सारे पैकेज को बैठा के रखेगा, सारी लिस्टिंग रखेगा। पैकेज log.json उन लिस्टिंग की डिटेल को मैनेज करेगा। एसआरसी आपका मेन फोल्डर है जिसके अंदर index.js क्या करता है, अपना डेटा index.html तक पहुंचाता है। हमें जितना भी काम करना है, मोस्टली काम हमें एसआरसी के अंदर करना है। हम एसआरसी के अंदर सारा काम करेंगे, कंपोनेंट जितने भी बनाएंगे वो एसआरसी में बनाएंगे। जितनी भी फाइल्स, अगर जैसे सीएसएस का कुछ फाइल्स भी बनाना है वो भी हम एसआरसी में बना के यूज कर सकते हैं। तो मेन मुद्दे की बात यहां पे ये पता चलती है कि मेन जो फोल्डर है आपके प्रोजेक्ट का, वो मेन फोल्डर है एसआरसी। यहीं पे हम अपना कंपोनेंट आगे बनाएंगे, यहीं पे हम अपनी वर्किंग करेंगे। ये वर्किंग का फ्लो था कि आपको एसआरसी में ही घूमना है, एसआरसी में ही वर्किंग करना है। कुछ चीजें होंगी जो मैं यहां पे बनाऊंगा, पब्लिक के अंदर रख सकता हूं, जैसे कोई सीएसएस की फाइल पब्लिक में रख के मैं यूज कर सकता हूं। पर वो यूज करूंगा तो आपको उस समय बताया जाएगा कि हमने इसको किस पर्पस के लिए यूज किया है। ये पूरा अपना फोल्डर स्ट्रक्चर था जिसमें आपके सामने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कहां से कौन सा डेटा जा रहा है और कौन सा डेटा किस तरह से मैनेज हो रहा है। अब आगे के पार्ट में हमें कंपोनेंट ही बनाना है, आगे के पार्ट में वर्किंग कंपोनेंट से ही देखनी है, जिससे आप वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। अभी केवल मैंने आप लोगों को नॉर्मल सा लॉजिक बताया कि कैसे वर्किंग हो रही है, क्या फ्लो है। और ये ध्यान रखिएगा, जेएसएक्स के अंदर जब हम काम करते हैं तो काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। ये जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ऐप.js में जाएंगे, यहां पे वर्क कर रहे हैं तो यहां पे देखिए फंक्शन बना के हमने एक ऐप नाम का फंक्शन बनाया और इसको यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। तो जो हम रिएक्ट में कंपोनेंट यूज करने वाले वो फंक्शनल कंपोनेंट यूज करने वाला है। फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करके हम यहां पे वर्किंग करेंगे। तो अभी के पार्ट में केवल ये बताया गया कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करते हैं, कहां से कौन सा डेटा कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें क्लियर की गई। थैंक यू सो मच गाइस।